हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। दिस इज़ प्रिया पवार और हम आज से एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। ये रेफरेंस बुक है पॉलिटी को पढ़ने के लिए और इस बुक का इतना इम्पोर्टेंस है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है। तो यूपीएससी में पेपर 3 आप देख लें मेंस का और एज वेल एज प्रीलिम्स का मैक्सिमम वेटेज और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी को माना जाता है। और उसी तरीके से अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट पीएससी दे रहे हैं, उसमें भी इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इस सब्जेक्ट को हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते और इस सब्जेक्ट पे पकड़ भी हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इसलिए हमको थॉरली इसको पढ़ना है। और ये लेक्चर सीरीज़ इसी के लिए है। इसमें मैं हैंड रिटन नोट से आपको कीवर्ड्स और समरी के माध्यम से इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कंपनी रूल, यानी कि संविधान का विकास कंपनी के शासनकाल में। तो ये कब से कब तक रहा? ये चला 1773 1773 से 1858 या 1858 तक। इसके अंतर्गत सबसे पहला कानून जो लाया गया था वो लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इनके अंतर्गत दो प्रेसिडेंसीज कर दी गई। मतलब अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके अंदर दो सबऑर्डिनेट होंगे। एक वेस्ट साइड में बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको इनका सबऑर्डिनेट बनाया गया और साउथ साइड में जो मद्रास के जो गवर्नर थे वो भी इनके सबऑर्डिनेट कर दिए गए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की शुरुआत होती है। तो दो चीज़ हमको समझ में आ गई कि पहली चीज़ बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए, गवर्नर जो थे वहाँ के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। याद रखना है आपको नाम, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की उपाधि इनको मिली थी। फिर उसके बाद दो गवर्नर्स जो कि बॉम्बे और मद्रास के थे उनको इनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होने थे और 3 अदर जजेस। तो 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलता है? अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको क्या लगाना है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 3 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला गवर्नर जनरल, फिर उनके अंतर्गत 2 सबऑर्डिनेट गवर्नर्स, कहाँ के? तो बॉम्बे और मद्रास के। फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। कब हुई? तो 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई? तो हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कीवर्ड्स को पकड़ना है और कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू गो थ्रू करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब 3 चीज़ें तो हो गई भी, गवर्नर जनरल बन गए, 2 सबऑर्डिनेट बन गए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। तीसरी चीज़ क्या की? चौथी चीज़ क्या हुई? चौथी चीज़ ये हुई कि जो कंपनी के सर्वेंट थे अब वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। भैया ये एक्ट आया था रेगुलेट करने के लिए, तो पहले तो आपने सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी लगा दी है ना, एक जुडिशरी को इम्पोर्टेंस देते हुए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। चौथा कॉन्सेप्ट क्या किया? अभी आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कंपनी को ये कहा गया। और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना। जैसे कि आप आगे जाकर प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसमें भी आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। मतलब अब गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल होगी जिसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें होंगे 4 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे? 4 मेंबर्स, जो क्या करेंगे? गवर्नर जनरल को असिस्ट करने का काम करेंगे। तो भाई ये हो गया हमारा कंप्लीट रेगुलेटिंग एक्ट। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज़ कि गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के और उनके अंदर 2 सबऑर्डिनेट जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। कंपनी को प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होने के लिए मना कर दिया गया और साथ ही साथ में
एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण कर दिया गया। ये 5 कॉन्सेप्ट और इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरीके से समाप्त। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। अब भैया अगर हमने लेके आया है एक रेगुलेटिंग एक्ट, जब हम उसका निर्माण कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो रह गई होगी, कोई मिस्टेक रह गई होगी। अब इन मिस्टेक को दूर करने के लिए हम क्या लेकर के आए? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लेकर के आए? पिट्स इंडिया एक्ट। अभी पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि विलियम पिट्स द देन प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर यह एक्ट आया, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स पिट्स एक्ट के नाम से हम जानते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम है इसका? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। याद रखिए क्यों लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट में जो एरर्स रह गए थे, जो मिस्टेक रह गए थे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। अब कंपनी की कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। ठीक है, किस तरीके से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही होते थे, है ना। जब भी आप कोई कंपनी में जाते हैं तो ये चीज़ सुनते होंगे, टर्म डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर। तो जब आप डायरेक्टर सुने ना तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये कमर्शियल चीज़ है। क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज़ टू कमर्शियल। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट कहीं देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ये क्या है? कमर्शियल चीज़ है। दूसरी चीज़, एक नई बॉडी का गठन हुआ। ठीक है, एक नए ग्रुप का गठन हुआ आप कह सकते हैं। तो एक नई बॉडी का गठन हुआ जिसको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने का काम किसका है भाई? तो ये क्या है? पॉलिटिकल अफेयर्स। याद रहेगा आपको। पिट्स एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट को। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि क्यों लाया गया? भी तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए लाया गया, है ना। अब या पहले से कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल काम था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहले तो यहाँ सिर्फ सोल उनका क्या मोटिव था कि भाई यहाँ के ट्रेड करना है और यहाँ पे अच्छी खासी अपनी पकड़ बनानी है मार्केट में। पहला ये एम था एक कंपनी का, है ना। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले थे, अब इनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स भी आ गया। कंट्रोलर्स का क्या काम था भाई? यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने का काम था। और इस तरीके से शुरुआत होती है डबल गवर्नमेंट की। किसकी शुरुआत हुई? डबल गवर्नमेंट की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? 2 सिग्निफिकेंस था, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहली चीज़, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया में जितनी भी कंपनी के अधीन टेरिटरीज थी उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका कंट्रोल आ गया पूरी तरीके से कंपनी के अफेयर्स पे। ठीक है, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके से वहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक है, उस पर कंट्रोल किसका आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज हमने 2 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट।